डीएसए प्राइवेट लिमिटेड परिवार की ओर से मैं आप सबका वंदन करके स्वागत करता हूं। पूरे भारत से डीएसए परिवार से जुड़े हुए 183 लोग हमसे जुड़ चुके हैं। बहुत ही खुशी की बात है। आज जब देश में 40 दिन का लॉकडाउन है, पूरा देश कोविड-19 के लॉकडाउन से परेशान है, इकोनॉमी को लेकर लोगों के मन में सवाल है, लोगों के मन में चिंता है, अनिश्चितता है, टेंशन है। उसी वक्त एक अंधेरे में उजाला लाने का काम आई थिंक डीएसए प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। एंड वी आर सो हैप्पी के 29 अप्रैल 2020 को 2 बजे 185 पीपल फ्रॉम द डीएसए फैमिली हैव जॉइंड अस। आई वेलकम यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे बीच में स्वागत करता हूं आज के हमारे मेन स्पीकर डॉक्टर राजेंद्र शेट्टे जी का, डायरेक्टर राजेश सिल्वराट प्राइवेट लिमिटेड, उपरी महाराष्ट्र। मैं स्वागत करता हूं दशरथ सिल्वराट की तरफ से दशरथ सिल्वराट के श्री राजू भाई गोस्वामी और श्री दिलीप भाई गोस्वामी का, एंड आवर यंग एंड डायनामिक डायरेक्टर निशांत भाई गोस्वामी। दोस्तों, हम वेट करेंगे कुछ और क्षण के लिए ताकि और हमारे साथ लोग जुड़ पाए। एक बहुत ही अच्छी पहल दशरथ सिल्वराट की यहाँ पे निराशा के समय पर सारे बिजनेसमैन, सारे लोग डीएसए फैमिली के साथ जुड़े हुए लोग एक मंच पर एक जूम मीटिंग में आए हैं ताकि हम सुन सके सिल्वर इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम डॉक्टर राजेंद्र शेट्टे सर को। एज ऑफ नाउ 189 पीपल हैव जॉइंड अस और हम कुछ ही क्षण में आज का वेबिनार शुरू करेंगे। दोस्तों, भारत अभी एक ऐसे समय से गुजर रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कोविड-19 की लॉकडाउन की वजह से बिजनेस क्षेत्र बहुत ही ज्यादा अफेक्ट हुआ है। हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स जिसे कि हम कहते हैं, जो कि है डॉक्टर, पुलिस फोर्स और सफाई कर्मचारी, इनके लिए हम जितनी भी ताली बजाएं, इनके लिए हम जितनी भी थालियां बजाएं, इनकी हम जितना भी अप्रिशिएट करें कम है, बिकॉज दे आर इन द फ्रंट लाइन वॉरियर्स। इनकी वजह से हम सब अपने घर पे सेफ है और ये जूम वेबिनार कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक और प्रोफेशन है जिसको हम अगर थैंक ना करें तो कम से कम उनके लिए हमारे दिल में रिस्पेक्ट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा फिर देश की इकोनॉमी इनके ऊपर डिपेंडेड होगी, और वो है इस देश का एंटरप्रेन्योर, इस देश का हर एक बिजनेसमैन। अगर प्रधानमंत्री के कंधों पर भारत के 130 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है, तो इस देश के हर एक एंटरप्रेन्योर पर, इस देश के हर एक बिजनेसमैन पर भी एक जिम्मेदारी है कि उनके वहां पे देश की इकोनॉमी ठीक रहे, ज्यादा से ज्यादा लोग अफेक्ट ना हो और भारत एक बड़ी मंदी में ना जाए। इस समय अगर मैं कह सकता हूँ कि अगर आप एक बिजनेसमैन है, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, तो इससे बड़ी बहादुरी की बात और कुछ नहीं हो सकती। दीज आर द टफ टाइम्स, और इस टफ टाइम से हम कैसे निकले, इसके बारे में आज हम सुनने वाले हैं हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर राजेंद्र शेट्टे जी से। दोस्तों, जब कभी भी विश्व में कोई भी तकलीफ आती है तो कोई एक इंसान उसे नहीं सॉल्व कर सकता। जब महाभारत हुआ तो सिर्फ 5 पांडव ने महाभारत का युद्ध नहीं जीता था, सिर्फ राम और लक्ष्मण ने लंका नहीं जलाई थी, रावण को नहीं हराया था, सिर्फ एक इंसान ने हमें आजादी नहीं दिलाई थी। जरूरत है सबको साथ में आने की। अगर एक साथ लड़ा जाए तभी हम बुराई का नष्ट कर सकते हैं। लॉकडाउन, कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से भारत का अर्थतंत्र, भारत का बिजनेस, सिल्वर इंडस्ट्री, सब कुछ अफेक्ट होगा, और इसको लड़ने के लिए हम सबको साथ आने की जरूरत है। जरूरी है कि कोई हमें साथ लेके आए। श्री कृष्ण लेके आए थे सबको साथ महाभारत में। हनुमान के कहने पर रामायण में सारे लोग साथ आए थे और लंका को हरा पाए थे। उसी तरह गांधी जी के कहने पर लोग साथ आए और भारत को आजादी मिल पाई। उसी तरह आज दशरथ सिल्वराट प्राइवेट लिमिटेड की इस पहल पर सिल्वर इंडस्ट्री के सबसे बड़े लोग, बड़े बिजनेसमैन और परिवार के सारे लोग जुड़े हैं। और ये एक ही चीज की तरफ इंडिकेट करता है कि कोविड-19 लॉकडाउन के बाद जैसे आज हम सब एक वेबिनार में साथ हुए हैं, उसी तरह बिजनेस में भी साथ रहेंगे तो बिल्कुल इस महामारी से निकल पाएंगे। दोस्तों, कोई भी बिजनेस होता है उस 2 टाइप्स का होता है, एक है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म बिजनेस ग्रो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा दिखता है, पर ऑन द शॉर्ट टर्म बिजनेस में आपके पास सारी भौतिक सुविधाएं आप एक तरफ रख सकते हो, आपका गाड़ी, बंगला, बच्चे फॉरेन पढ़ रहे हैं। और ऑन दी लॉन्ग टर्म बिजनेस इट्स अबाउट सस्टेनेबल बिजनेस, इट्स अबाउट ग्रोथ, कि आपके ना होने के बाद आपकी सेकंड थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप एकदम प्रिपेयर्ड हो। दोस्तों, इन दोनों बिजनेस के कोई फीचर्स है
शॉर्ट टर्म बिजनेस का सबसे मेन फीचर है उधारी। सारा बिजनेस उधारी और बोरोइंग पे चलता है, जहाँ की लॉन्ग टर्म बिजनेस में नकद और कैश पे चलता है। मैं तो सिल्वर इंडस्ट्री से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं हूँ, पर इतना तो मैं भी कह सकता हूँ कि आप लोग भी हंसेंगे कि हमारी इंडस्ट्री में तो उधारी के सिवा बिजनेस इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इमेजिन तो कभी हमने ये भी नहीं किया था कि भारत विदेश में भी जाके क्रिकेट की टूर्नामेंट जीत सकता है। जब तक 2002 में सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड को नहीं हराया, तब तक हम ये मानते थे कि भारत विदेश की भूमि पर मैच नहीं जीत सकता है। एक इंसान की रेवोल्यूशन की वजह से भारत में ये विश्वास बैठ गया लोगों में कि हम भी विदेश में जाके लोगों को हरा सकते हैं। माना जाता था कि मंगल ग्रह पे मिशन सिर्फ विकसित देश ही भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें हजारों करोड़ रुपए लगते हैं। इसरो के हमारे भारतीय साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया कि केवल 500 करोड़ रुपए के निवेश के बाद हमने हमारा मंगलयान मंगल तक का सफर तय किया, 8 रुपए प्रति किलोमीटर, जो कि एक रिक्शा का भाव दिल्ली में है। दोस्तों, उसी तरह आज हमारे बीच एक रेवोल्यूशनरी इंसान है जिन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सिल्वर आर्ट का बिजनेस जो कि 100% उधारी पे चलता है, वहां पे देयर वाज अ रेवोल्यूशनरी मैन, डॉक्टर राजेंद्र शेटे। दोस्तों, आपने उनकी स्पीच बिल्कुल सुनी होगी यूट्यूब पे, काफी लोग उन्हें जानते हैं। सिल्वर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर राजेंद्र शेटे आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका बिजनेस का बहुत एक जोरदार फंड है, नो उधारी, 10,000 प्लस क्लाइंट्स, एंड ही डज बिजनेस ऑल ओवर इंडिया। राजेश सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड आज सिल्वर आर्ट इंडस्ट्री के लिए, और सिल्वर आर्ट इंडस्ट्री पूरी सिल्वर आर्ट इंडस्ट्री के लिए एक केस स्टडी साबित हुआ है। दोस्तों, बिना समय बिताए मैं रिक्वेस्ट करूंगा एचआर कंसल्टेंट डॉक्टर अक्षय गोस्वामी को कि वो हाँ। इंट्रोड्यूस करें आज के हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर राजेंद्र शेटे को, और फिर हम सुने हम डॉक्टर राजेंद्र शेटे सर को। यस, गुड आफ्टरनून। हेलो, आवाज आ रही है सर हेलो। जी? हाँ, यस आवाज यस, आवाज आ रही है, आ हाँ, रही है। यस यस। राजेश सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड के ओनर और डायरेक्टर डॉक्टर राजेश शेट्टे को मैं इनवाइट करने से पहले दो लाइन में कहूँगा कि 50 साल की जर्नी के अंदर डॉक्टर राजेंद्र शेट्टी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हुए हैं। लाइफ की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छी तरह से उसने मैनेज किया हुआ है, और उसका जो बिजनेस है वो 5 सूत्रों पे बना हुआ है। जो 5 सूत्र है: क्वांटिटी, क्वालिटी, वैरायटी, एक्यूरेसी एंड सर्विसेज। और सर जी ने एक बहुत बड़ा बिजनेस मंत्र दिया हुआ है, वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन और कस्टमर बेनिफिट। उसके ऊपर बहुत सारा काम किया हुआ है। और सबसे अहमियत बात जो बोलते हैं कि जो इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे छू गई है, वो ये है कि सर ने जब बहुत सारे चेंजेस किए बिजनेस के अंदर, जब बिजनेस के अंदर चेंजेस लाने की शुरुआत की, यानी कि बदलाव लाना चाहा, तो उसी दिनों पर मतलब 1970 के उस टाइम पे उसके फादर ने 8 दिन उसके साथ बात नहीं की थी। मतलब कहीं ना कहीं चेंज आता है, कहीं ना कहीं बदलाव आता है, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भी आता है। और वो उसको मालूम है करके आज के उसके फैमिली जो है उसको अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। उसके फैमिली को, बच्चे को, वाइफ को, सबको मतलब बिजनेस में डाला हुआ है और बिजनेस को सही तरह से आगे ले जा रहे हैं। तो मुझे ऐसे महान व्यक्ति को इनवाइट कर रहा हूँ, डॉक्टर राजेंद्र शेट्टी। प्लीज हमें कुछ गाइड कीजिए और थोड़ा प्रोसेस कीजिए, आगे का हम गाइडलाइन दीजिए। यस थैंक यू यस सर, यस प्लीज। यस। ओके ओके। सब मेरे व्यापारी भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार सर। आज का जो नमस्कार नमस्कार, आज का जो मीटिंग अरेंज किया है, ये किस्सा ऐसा हुआ कि कल परसों 2 दिन से हमारी दिलीप भाई से और राजू भाई से बात चल रही थी, और उन्होंने बोला कि अभी ये जो कोरोना आया है, ये महामारी का चक्कर चल रहा है, तो सब लोग परेशान है, हम भी परेशान है। तो इन दिनों में ये होने के बाद में कैसा कैसा रहेगा पोजीशन बिजनेस का, और क्या करना चाहिए, और आपका कैसा कैसा चल रहा है। तो मैंने उनके बारे में, इस बारे में डिटेल डिस्कशन किया। तो उन्होंने बोला कि हमारे सब व्यापारी भाइयों के साथ भी ये इस बारे में चर्चा करेंगे, तो सबकी हौसला अफजाई होगी। और आपने जो अनुभव के साथ ये जो सब प्लानिंग बनाया है, ये प्लानिंग आप सब लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मैंने बोला हाँ, भर दिया। तो आज का ये जो मीटिंग अरेंज हुआ है, तो दिलीप भाई को, राजू भाई को मेरा बहुत आभारी हूँ उनका मैं। और अभी अपन सब्जेक्ट को चालू करते हैं। ये कोरोना की जो ये जो संकट आया है, एक वैश्विक संकट है। तो ऐसा संकट पहले 1820 में आया था, 1920 में आया था, तो बहुत परेशानियां हुआ था। लेकिन
उसके बाद के 10 साल जो थे वो पूरा बिजनेस के लिए बहुत अच्छे गए थे। तो अपने को इस कोरोना से बीमारी से बच के अपने को आने वाले तेजी को विटनेस करना है। इसलिए अपन अपने को जो मोदी साहब ने बताया, डॉक्टरों ने बताया कि संसर्ग रहित रहो, वो करके अपने को सेहत सही रखनी है। और ये पहला अनुभव नहीं है। इसके पहले आपको याद रहेगा एक्साइज के चक्कर में 42 दिन तक सब अपने ज्वेलरी शॉप बंद थे। भाव बढ़ने की वजह से एकदम अचानक 70,000 तक भाव गए थे। वो टाइम भी ये परेशानी आया था कि बिजनेस नहीं चल रहे थे। तो वो टाइम भी ये भी अपने को अनुभव है। तो हम कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो क्या करते हैं, इसके पहले का जो तजुर्बा खुद के लाइफ में है उसके बारे में सोचते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम से हम गुजर चुके हैं और वो उसके बाद निकलने के बाद में हम डट के रहे करके हम ये इस धंधे में अभी एक अच्छी मकाम तक पहुंच सके। अभी आज मैं आपको एक पौराणिक कथा बताऊंगा, तो उस कथा से अपने को बहुत सीखने को मिलेगा। हुआ ऐसा, इंद्र भगवान किसानों पर एक दफे बहुत नाराज हो गए और उन्होंने किसानों को शाप दिया कि आने वाले 12 साल तक बरसात नहीं होगी। तो सब लोग गड़बड़ा गए, अब ये बरसात नहीं होगी तो कैसा होगा। तो किसान लोगों ने इंद्र भगवान को बहुत रिक्वेस्ट किया। तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद इंद्र भगवान बोले जब शंकर भगवान का डमरू बजेगा तब बरसात चालू होगी। तो सब किसान लोग चले शंकर जी के पास। तो उसके पहले ही इंद्र भगवान और शंकर जी का मीटिंग हुआ और इंद्र भगवान ने बोल दिया शंकर भगवान को कि अपने को, मैंने तो बोल दिया कि 12 साल तक बरसात नहीं होगी करके मैंने बोला हुआ है, तो वो हिसाब से ही आपको बताना है। तो किसान पहुंचे, उनको भी रिक्वेस्ट किया, गिड़गिड़ाए, ऐसा प्रॉब्लम आ गया है। तो शंकर जी ने बताया कि 12 साल तक तो बरसात नहीं हो सकती है। तो सब मायूस हो गए, अपने अपने घर गए। लेकिन एक किसान हर साल हमेशा खेती का काम जैसा पहले करता था वैसे करता था, हालांकि उसको मालूम था कि आने वाले 12 साल तक बरसात होने वाली नहीं है। तो साथ वाले जो लोग बाकी किसान थे, वो किसान लोग उस पर हंसते थे। वो क्या बोलते थे कि यार तेरे को मालूम है 12 साल तक बरसात नहीं होने वाला है, तू काहे के लिए अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहा है। तो उस किसान ने बहुत एक सटीक जवाब दिया। उसने बोला कि मैं ये प्रैक्टिस जारी रख रहा हूँ, क्योंकि अगर 12 साल तक मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे शरीर को श्रम की आदत नहीं रहेगी, और जब 12 साल के बाद बरसात होगी तो ये शरीर उस काम को अडॉप्ट नहीं होएगा और वो टाइम मुझे ये काम बहुत मुश्किल लगेगा। उसका जो जवाब था वो देवी पार्वती ने सुना और वो बहुत खुश हो गई और वो शंकर भगवान के पास गई और हंसते हंसते बोली, भगवान 12 साल तक आप डमरू आपने नहीं बजाया तो आप भी भूल सकते हो, ऐसा ऐसा ये किसान का किस्सा हुआ है। तो शंकर भगवान टेंशन में आए। तो उनको लगा थोड़ा ये चेक करके तो देखे, उठा के तो देखे और डमरू बजा के तो देखे। तो उन्होंने डमरू उठाया और बजाया, तो डमरू बजा और बरसात हो गई। तो जो बाकी किसान थे वो वैसे के वैसे विदाउट प्रिपरेशन के रहे और इसने तो तैयारी किया था, इसका खेत बहुत फूल फल गया और ये फायदे में रहा। अभी इस पौराणिक कथा से अपने को क्या सीखना है। प्रैक्टिस एक चीज ऐसी है जो इंसान को परिपूर्ण बनाती है, हमेशा जवान रखती है, चुस्त रखती है। तो भले क्या भी होवे, हमेशा हम अपने काम में प्रैक्टिस में रहना चाहिए। लॉकडाउन खत्म होगा, फिर क्या पोजीशन रहेगी, फिर वो टाइम देखेंगे कैसा कैसा गिराई आता है। ऐसे ऐसे सोच के जो भी हमारे भाई लोग, वैसे कोई नहीं रहेगा, फिर भी ऐसे जो भी कोई भाई लोग सोफे पर बैठ के, पलंग पर सो के मोबाइल और टीवी देखते बैठे, उनको परेशानी आने वाली है भाइयों। तो ये जब से लॉकडाउन चालू हुआ तो डे 1 से हमने हमारे लिए ये पॉजिटिव देख के एक बहुत बड़ा मौका आया है कि जो हमने इतने सालों से, मैं ज्वाइन हुआ, पापा ने काम चालू किया 1970 में, मैं ज्वाइन हुआ 1988 में। तो 88 से लेके आज तक मेरे को इतना फुर्सत वाला टाइम नहीं मिला था। तो मैंने सोचा ये मेरे लिए ही
भले निगेटिव है, कोरोना नहीं आना चाहिए था, फिर भी आ गया है, तो फिर भी उसने उस चीज को मैंने क्या किया, पॉजिटिव लेके सोचा ये मेरे लिए ही हुआ लगता है। तो इस दरमियान मैंने क्या क्या करना चाहिए, डे वन से हमने प्रिपरेशन उसका चालू किया, क्योंकि स्कूल में पढ़ा था डार्विन वाला सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला सिद्धांत जो है वो हमने स्कूल में पढ़ा था। तो उस सिद्धांत को अपने ऊपर एप्लीकेशन करना है, ऐसा सोच के हमने फिट कहाँ कहाँ पे रहना पड़ेगा ये सोचना चालू किया। और सोचने के बाद में घर वालों का, हमारे मैनेजर टीम का एक मीटिंग लिया और पॉइंट्स निकालना चालू किए, जो पॉइंट मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप आपके बिजनेस में वो पॉइंट अप्लाई करेंगे तो 100% भले इस लॉकडाउन के बाद अपने धंधा रूटीन में रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा डल रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा, तो भी इतना डरने का बात नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपको इतने बढ़िया पॉइंट बताने को जा रहा हूँ कि आप मंदी में कभी भी नहीं आ सकते, आप हमेशा पॉजिटिव और प्लस में ही रहेंगे। तो बिजनेस के बारे में हमने जो सोचा और जो किया, मैं आपको कर रहा हूँ, क्योंकि भाइयों आप समझो ये 3 तारीख तक का डेट प्रधानमंत्री ने दिया है, लेकिन आज के हालात और इस महामारी का, इस जो रोग का, कोरोना का जो डिटेल है उसके अनुसार ये मुझे नहीं लगता कि ये 3 तारीख को अपना दुकानें चालू हो सकता है और आगे बढ़ने वाला है। तो अभी भी अपने हाथ में टाइम है। जिन्होंने कुछ इसके हम जो बताने जा रहे हैं इसके बारे में एप्लीकेशन किया, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने समझ के चलिए थोड़ा किया है, थोड़ा किया नहीं है, कोई एंगल चूक गया है, तो आज से अभी से चालू करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। तो पहली बात कौन सी है कि हमने फोकस किया अपने दुकान में क्वांटिटी कितना माल है, ग्राहक को आने के बाद में क्या क्या लगता है और हमने क्या क्या रखा है। होता कैसा है कि हम उसके ऊपर हर दिन के डे टू डे के वर्क में फोकस नहीं करते हैं, करके हमें जो लगता है वो भी माल आता रहता है, जो नहीं लगता है वो भी आता रहता है, और डे स्टॉक और डेप्स बढ़ते जाते हैं। तो हमें अपने क्वांटिटी के ऊपर फोकस रख के कौन सा माल कितना बिक रहा है, कितना रखना चाहिए, इसके डिटेल्स में हमने हमने डे वन से जाना चालू किया। आज भी वो हमारा काम चालू है। 2 नंबर पर क्वालिटी के बारे में, जो क्वालिटी हम राजेश सिल्वर से कैटर कर रहे हैं, जो क्वालिटी 10/8 से कैटर राजू भाई से और दिलीप भाई से कैटर हो रहा है, हम लोगों से जुड़े हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाहर का जो माल आता है सब वो माल क्वालिटी वाला है, क्वालिटी वाला नहीं है। तो क्वालिटी में अपने को क्या क्या बदलाव लाना है, कस्टमर को कौन सा क्वालिटी भा रहा है और अपने को क्या करना चाहिए क्वालिटी के बारे में, ये डिटेल आपको स्टडी करना मांगता है। तो क्वालिटी के बारे में नोट्स निकालना चालू कीजिएगा। तो काहे काहे में बदलाव की जरूरत है उसके ऊपर फोकस करेंगे तो अपना काम बढ़ने वाला है। 3 नंबर सप्लायर। सप्लायर भी ऐसा होना चाहिए तगड़ा कि सीजन के टाइम अपने को माल कम नहीं पड़ना चाहिए और मंदी के टाइम बेवजह माल भेजना नहीं चाहिए। लोगों को क्या रहता है, मंदी के टाइम जब माल नहीं होना होता है तब माल आके धड़ाधड़ पड़ता है, और तेजी के टाइम में जब अपने को माल की जरूरत होती है वो टाइम में माल का शॉर्टेज हो जाता है। तो सप्लायर के बारे में अपना अपना सेल कितना है और अपने सप्लायर्स कितने हैं और कैसा कैसा उनका हुलिया है, क्या क्या बदलाव की जरूरत है, उसके बारे में पॉइंट्स निकाल के आप डिस्कशन कर सकते हो, क्योंकि अभी फ्री बैठे हैं। तो वो टाइम में हम अपने अपने सप्लायर्स के साथ अपना रिक्वायरमेंट हमेशा का इतना रहता है, पहले इतना था, सब आपने क्या करना है, स्टडी करके उन लोगों के साथ डिस्कस करके बदलाव लाना है। आगे बात आती है स्टाफ की। देखिए मैकडोनल्ड एक ब्रांड जो है, उस ब्रांड से हमने क्या सीखा, दे फील दे कैन ट्रेन पीपल। आप दुनिया भर में, विश्व भर में कोई भी मैकडोनल्ड के होटल में जाइए, एक तरह की सर्विस मिलेगी। वो जो सिस्टम है वो दिमाग में लेके आपके दुकान में जितना स्टाफ है उन लोगों को हमें कौन सी चीजों से रूबरू करना है, क्या क्या सिखाना है और उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी कैसी भरनी है। हमने हमारे जो सेक्टर्स है अलग अलग टंच के, वो हर ग्रुप को अलग अलग बुला के सोशल डिस्टेंस का लिहाजा रख के हमने
पॉइंट्स निकाले थे और वो पॉइंट के ऊपर हमने उनको ट्रेनिंग दिया कि उनका एटीट्यूड कैसा रहेगा, उनकी सोच कैसी रहनी चाहिए, माल के बारे में उन्होंने कस्टमर के साथ में क्या बोलना चाहिए, और वो हिसाब से उनको ट्रेनिंग दिया और उनका एक एजेंडा बना के रखा। आगे सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, वो आती है कैश फ्लो, उधारी का चक्कर। तो हम तो इस साइकिल से, इस विलन से बच के आगे गए, 10-12 साल आगे गए, क्योंकि 2007-8 में ही हमको टोपी बचा था 1 करोड़ का, तब से हम शाने हो गए। हमने सोचा भाई अपने को उधारी का धंधा नहीं करना है, तो लोग हंसे, लोग बोले कि क्या यार अपने धंधे में ऐसा रोकड़े में किधर माल बिकता है क्या, क्या सोचता है तुम। तो हमने बोला भाई अपने को किसी भी हालत में रोकड़े में करना है। जब एक रास्ता बंद हो जाता है तब दूसरा रास्ता तब खुलेगा, जब अपना दिमाग हम खुला रखेंगे तब। हम दिमाग को वैसा ही रखेंगे जो पहले हमारी सोच थी कि ऐसा ही चलता रहा है, कितने सालों से ऐसा ही चल रहा है, ऐसा सोचेंगे तो फिर अपन बदल नहीं सकते। हमने सोचा कि अपने को उधारी का काम नहीं करना है, तो जो भी हमारे कस्टमर्स थे हमने उनको एक प्लान बनाया कि रोकड़े में लिया तो उनका क्या फायदा है, उधारी में लेने से उनका क्या नुकसान है। उधारी में माल मिलता है, हम उधारी में लेते हैं, उधारी में बेचते हैं। कैश में माल लेंगे तो कैश में बेचने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि कैश फ्लो होना चाहिए। जीतेगा वही जिसके हाथ के नीचे चांदी रेडी है, नोट रेडी है। तो वो कब हो सकता है, खाली डायरी में है 200 किलो बाकी है, 400 किलो बाकी है, 500 किलो बाकी है, नहीं फायदे में। किसी को भी फोन लगा वो उसका कारण बताएगा, अपने टाइम में आएगा क्या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमने जो महत्वपूर्ण जो बदलाव किया, जैसा पहला इंट्रोडक्शन में बताया उन्होंने, कि हमें लगा कि भाई ये 1 करोड़ की टोपी से हमने सीख लिया कि भाई ये बहुत महंगी टोपी है, अपने को ये उधारी वाला टोपी डाल डाल के लेने का नहीं है। तो वो हिसाब से हमने उसके बारे में फोकस किया, और फोकस करके कस्टमर ने मेरे से कैश में माल क्यों लेना है, बस यही क्वेश्चन सुबह दोपहर शाम को रटते रहने का। तो कोई ना कोई तो रास्ता मिल जाता है, हमको मिला, आपको भी मिल सकता है। तो वो हिसाब से अपन माल अच्छा रहेगा, सर्विस अच्छा रहेगा, सप्लाई अच्छा रहेगा, और सामने एंड कस्टमर को माल, वो वही माल की डिमांड रहेगी, तो अपने आप आपको कैश में आपका काम चालू हो जाएगा। तो वो हिसाब से अपने को कैश फ्लो के बारे में सोचना है। और एक महत्वपूर्ण लास्ट वाला जो बात रहता है वो रहता है कस्टमर का। हुआ क्या है कि हमने हमारे पास क्या है वो देखा ही नहीं है। आप बोलेंगे कैसा, तो मैं बता देता हूँ। देखिए 130 करोड़ की आबादी है, 65 करोड़ लेडीज इंडिया में है। कोई शख्स एग्जाम्पल के लिए समझ के चलेंगे कि साल में 200 किलो माल बेचता है, माने वो कैटर कर रहा है 5000 लेडीज के पैर में पैर पट्टी जा रही है। तो 65 करोड़ जनता में साल का पकड़ेंगे तो 5000 से 12 गुनी 5 गुनी 60,000 लेडीज के पैर वहां पे जा रहा है। तो हमने सोचना है 65 करोड़ के सामने 60,000 का जो फिगर है वो बड़ा है क्या छोटा है, वो हम सोचेंगे तो अपने को पूरा मार्केट ओपन दिखेगा, कितना कमाओ कितना बेचो उतना कमाओ, खाली अपन पहुंचना चाहिए। हमने क्या किया है, सब लोगों को ये मेरा खाता है, ये मेरा खाता है, क्योंकि उधर ही दिया रहता है। तो अपन ये जो ट्रैक अपना है वो खोलते ही नहीं है, नहीं खोलते करके मेरा कस्टमर कोई मेरा नहीं रहता है बाबा। जब तक फायदा होता है, हमारे पापा ने सिखाया, सामने वाले का जब तक फायदा है तब तक साथ में रहता है। दूसरा कोई उसके आपको उसको और फायदा करने को देना चालू हो गया तो आपके साथ झूठ बोलेगा, उसके साथ जुड़ जाएगा, इधर आधा उधर आधा करके करके वो उसका फायदा देखेगा। तो हमेशा फोकस रखना है कि कस्टमर का फायदा किसमें है, उसके बारे में उसकी जगह जाके हम सोचना है और अपने को काम बढ़ाना है। तो वो हिसाब से अपन कस्टमर बहुत सारे हैं, क्योंकि 5,25,000 ज्वेलर्स लोग इंडिया में हैं। आपके पोते में, डायरी में, आपके बकेट में कितने कस्टमर से नोट कीजिएगा। बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। तो वो हिसाब से सोचना चालू करेंगे तो अपने आप लोग बढ़ते जाएंगे। क्योंकि 25 कस्टमर से चालू किया था, आज 15,000 प्लस कस्टमर हमारे हो गए। और हमने हमारे बच्चों को बोला है कि अपने को 1 लाख कस्टमर तक कम से कम जाना है, ये आपका पहला मंजिल है करके हमने उनको टारगेट दिया हुआ है। तो आप भी आपका टारगेट सेट कर सकते हो और कर सकते हो। ये इतने इतने पॉइंट्स के बारे में हम जब सोचेंगे तब अपने को समझिए, लॉकडाउन के बाद तेजी आ गए, थोड़ा ढीला रहे,
को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेस एकदम चुस्त रहेंगे कि हमने इतना स्टडी किया है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं। 2 महीना ढीला रहेगा तो भी आगे जाके चालू हो जाने वाला है, और मैं प्रिपेयर्ड हूँ जैसा कि वो किसान प्रिपेयर्ड था। अगला पॉइंट जो आता है वो आता है कि फिट रहना काहे में, फिट रहना सेहत में। यहाँ पे क्या होता है, अपनी ज्वेलरी इंडस्ट्री में पैसा कैसे कैसे बढ़ते जाता है, वैसे वैसे अपन सेहत के बारे में थोड़ा सा क्या होते हैं, ढीला हो जाते हैं। हर दिन हमने हर दिन हमने एक्सरसाइज करना है। हम 50वें बर्थडे पर हमारे बच्चों ने हमको पूछा, पापा आपको क्या होना, तो हमने बोला मुझे और एक एक्स्ट्रा 30 मिनट होना है। उन्होंने आश्चर्यचकित हो गए, 30 मिनट काय के लिए होना आपको? मैंने बोला मैं हर दिन 60 मिनट्स मेरे शरीर को देता हूँ एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि आपके मैं जो सामने बैठा हूँ इस शरीर के माध्यम से ही बैठा हूँ। रूह तो वैसे ही, रूह तो मरने वाली नहीं है, लेकिन शरीर तो जाने वाला है। तो उस शरीर को अपने को कंप्लीट फिटिंग एकदम चुस्त तंदुरुस्त रखना है, तो उसकी निगाह रखनी चाहिए। तो 60 मिनट पहले हम सेहत के बारे में देते थे, तब से हम 90 मिनट्स दे रहे हैं। और लॉकडाउन में तो अपने को और एंजॉय करने को मिल रहा है सेहत के बारे में, और स्टडी करने को मिल रहा है क्या किया तो क्या हो रहा है करके। तो जो आपने सबने देखना है कि लॉकडाउन के पहले कितना वेट था, क्या सही था, और अब कितना है, कुछ बदला है तो अभी से फोकस करके उसके ऊपर आप स्टडी रखो। तो ये आप एक्सरसाइज के बारे में हर दिन अपने फोकस करके रहना है, तो वो फिट रहेंगे तो आप सर्वाइव होंगे। जैसे कोई ना कोई और कंपटीशन वाला आएगा, आप तबीयत के लिए दवाखाने में जाके बैठेंगे, वो बिजनेस करेगा, आप पीछे रह जाएंगे। ये आप समझ के काम करना है। 3 नंबर का रहता है फैमिली के बारे में। लॉकडाउन के अंदर पहले से भी हम करते हैं, और लॉकडाउन के अंदर हमको और टाइम मिल गया फैमिली के साथ बैठने के लिए। मैंने इस महामारी में एक सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया है वो ये किया है कि हमने ये मेरा जो राजेश सिल्वर चल रहा है उसका पूरा एक ऐसा डिसेक्शन किया कि माल कैसा आता है, दुकान में स्टॉक कैसा रखना है, स्टाफ को कैसा हैंडल करना है, सेल्स कैसा करना है। तो हमने हमारे बच्चों को बोला कि आप एक चोपड़ा तैयार करो राजेश का कि ये दुकान कैसा चलाने का है, और आपके हाथ से करो, और मुझे आके एडिट करवा के ले लो, या ऐसा किया तो चलता है क्या। क्योंकि भाइयों, ज्वेलरी धंधे में थोड़ा सा भी ध्यान हटेगा तो हम पीछे रहने वाले। तो जिसका ध्यान हटा तो दुर्घटना होने वाली ही है, समझ के चलना है। तो वो हिसाब से फैमिली के साथ बैठ के अपने को अपना धंधा कैसा बढ़ाने का है, तो वो अपने बच्चों को सिखाने को टाइम मिला है, तो वो इस टाइम का फायदा लेके अपने को बच्चों को अपने विचार के साथ ट्यून करना है। और सभी ऐसा नहीं होता है कि हम जो बता रहे वही बच्चे करने चाहिए, बच्चों का भी सुनेंगे, वो भी एडवांस हो रहे हैं, उन्होंने भी पढ़ाई किया है, तो वो भी बता देते हैं कि अपने हमने क्या क्या करना है। तो वो हिसाब से मेल जोल रख के अपने को काम करना है। तो फैमिली साथ, फैमिली का जो पावर है बहुत बड़ा पावर रहता है, वो अपने को अपने साथ रहेगा तो हम आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। तो जाके अपने को बिजनेस करते समय तेजी आवे मंदी आवे हम तैयार रहेंगे। और कुछ ना कुछ तो सबके दिमाग में एक ही सोच रहेगा कि अपने को अपने दुकान का नाम बड़ा करना है, अपने फर्म का नाम बड़ा करना है। तो जाके सबकी एनर्जी लग जाती है उसके ऊपर, और कोई ना कोई पॉइंट्स बढ़ते 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 अपना बिजनेस बढ़ जाता है। तो मेल जो बढ़ रहा है लॉकडाउन में वो करना है। और अगला जो पड़ाव आता है वो आता है कि आप शरीर से फिट हो गए, बिजनेस के पॉइंट निकाले, फैमिली का सपोर्ट मिल गया, लेकिन ये दिमाग जो है ना, इसको एक चीज का जरूरी रहता है, वो रहता है मेडिटेशन। हर दिन खुद के साथ कम से कम आधा घंटा तो बैठना मांगता है कि कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो मेडिटेशन, हम तो विपश्यना किए हुए लोग हैं, तो हम हर दिन 60 मिनट्स का विपश्यना का हमारे डे टू डे लाइफ में डाला हुआ है, तो हम डेली करते हैं। आप भले 30 मिनट विपश्यना करो, कोई साधना करो, मेडिटेशन करो, और बगैर 2 पेजेस 5 पेजेस पढ़े हमको कुछ करना नहीं है। तो वो हिसाब से जो रीडिंग है, वो रीडिंग जो पढ़ेगा वो बचेगा। तो वो इस स्लोगन के अनुसार हर दिन कोई ना कोई अपना माइंड जो है पॉजिटिव रहने के हिसाब से अपने को रीडिंग में रुचि लेना है। अभी से आप स्टार्ट करो, जो करते हो बहुत बढ़िया, वो तो इसका फायदा जानते ही है। और जो लोग करते नहीं है तो उन्होंने इसके ऊपर फोकस करके मोबाइल बाजू रख के पूरा अपन रीडिंग के ऊपर फोकस करके आधा आधा घंटा 15 मिनट कम से कम
अपनी रीडिंग करना है तो अपनी दिमागी हालत क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्योंकि क्या होता है, माइंड का जो एक स्वभाव है वो क्या करता है, निगेटिव चीजों को जल्दी चिपक जाता है, पॉजिटिव चीज निकल जाती है जल्दी। तो अपने को हमेशा अपना माइंड जो है पॉजिटिव रखना है। कोई भी चीज में जो निगेटिविटी है वो कैसा कम किया जा सकता है, फोकस सोल्यूशन क्या करना चाहिए और अपन पॉजिटिव कैसा रहना है उसके बारे में हम सोचेंगे। तो इसके लिए अपने को रहना है, फिट रहना है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो सबसे अहम पूर्ण है कि अब हमेशा ये जो हम हमेशा सोचते हैं कि भगवान ने जिंदगी मुझे क्यों दी होगी, तो बहुत सोचने के बाद, किताबें पढ़ने के बाद उसका जवाब मिला, जिंदगी का मकसद जो है वो होना चाहिए माँ बाप के ऋण से मुक्त होना है, गुरु के ऋण से मुक्त होना है और समाज के ऋण से मुक्त होना है। अपने माँ बाप की सेवा करना है जो हम हर दिन करते हैं। आज पापा नहीं है फिर भी माँ जी के साथ हम हर दिन सेवा में रहते हैं, सबको मालूम है। और गुरुओं की सेवा करनी, उनके ऋण से मुक्त होना है। और समाज जिन लोगों की वजह से आज हम हैं उसके प्रति हमेशा अपना सद्भाव रहना चाहिए। इस लॉकडाउन के अंदर हमने लाखों रुपए खर्चा किया, जो गरीब लोग थे है बहुत परेशान है, उनके घर तक राशन पहुंचाने का काम करके हम व्यवस्थित अपने हाथ से जो भी ऋण से मुक्ति करने का चांस था वो हमने एंजॉय किया। तो ये सब पॉइंट के ऊपर हमने फोकस करके अगर काम करेंगे तो एक कोरोना की महामारी के बाद में, लॉकडाउन के बाद में जब चालू होगा, तब ये सब आप आपके अंदर डालने से एक पॉजिटिव इंसान बन जाते हैं अपन। तो पोजीशन कैसा भी आवे हम जीत के दिखाएंगे, ये अपना हौसला बढ़ने वाला है। तो हमेशा क्या है, तो पॉजिटिव रहना है, श्रद्धावान रहना है। और सबसे बेनिफिट ये है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं चांदी सोने के बिजनेस में, अपना माल नाशवंत नहीं है। तो ये माल 2 महीने के बाद बिका, 4 महीने के बाद बिका, कोई तो पुण्य किया था, पुण्य कर्म किया था करके हम ये ज्वेलरी के लाइन में आए हैं। कुछ तो गए जन्म का पुण्य था, ऐसा सोच के उसके प्रति कृतज्ञता रख के ये बिजनेस को देखेंगे तो हमें कोई टेंशन की बात की जरूरत नहीं है। जितना काम करो उतना कम है, बहुत जगह खाली है काम करने के लिए। खाली हमने वो हिसाब से देखना है, समय के साथ बदलते रहना है, कस्टमर का टेस्ट कैसे बदलते जा रहा है और हमने क्या बदलाव लाना जरूरी है, भापना है। तो सब भाइयों, सब मिलके ये ज्वेलरी सेगमेंट जो है एक बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाएंगे हम सब लोग मिलके। और आपके साथ हम हमेशा, राजेश साथ रहेगा, दशरथ आर्ट्स वाले राजू भाई है, दिलीप भाई, सब साथ में रहेंगे। तो सब मिलके हमें इस सेगमेंट को, इस ज्वेलरी सेगमेंट को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। और हालात कैसे भी आवे, हालात तो गलत आने वाले नहीं है, क्योंकि पिछले वाला जो 1920 का 1820 का जो तजुर्बा है, तो उसके बाद का जो बिजनेस है वो बढ़ता ही है। फिर भी निगेटिव आया तो जो पॉइंट्स मैंने बताए वो हम तैयार ही रहने से हम कतई पीछे हटने का चांस मुझे नहीं दिखता है। और ये सब सुनने के बाद में अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें पूछिएगा, हम आपको आमने सामने जवाब देंगे। धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद सर, बहुत कुछ जानने मिला आपके इस सेशन से। जिस तरह से आपने मैकडोनल्ड्स के एग्जांपल लेके सिल्वर इंडस्ट्री में भी कैसे एक यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही सर। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए सर, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपको वो क्वेश्चंस बता सकता हूँ। पूछिए पूछिए। सर मोहित मेहता करके चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि हाँ आपने जैसे आपके बिजनेस को कैश में कन्वर्ट किया तब कैसे लुक्रेटिव ऑफर्स दिए थे, ऐसे हाँ किस तरह से आपने इसको कन्वर्ट किया था सर? बरोबर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो पहले जब हमने ये बदलाव लाना चाहा तो पूरा लोगों ने हम पर हंसा, हमने बोल दिया। तो हमने पहली चीज क्या की कि हमारा जो रेट था, हम उधार पर बेचते थे, तब थोड़ा सा अपने को तो उधारी के हिसाब से वेस्टेज ज्यादा लेना ही पड़ता है। तो हमने क्या किया कि लोगों को समझाया कि आपने रोकड़े में लेने में फायदे क्या क्या है। तो हमने हमारा रेट क्या किया, कम कर दिया। रेट कम करके उनको ब्याज कितना होता है बैंक का और वेस्टेज हम ज्यादा लेंगे तो कितना होता है,
ऐसा डिफरेंस दिखना चाहिए, ऐसा बरोबर डिजाइन तैयार किया और उन सब लोगों को समझा दिया, काउंसलिंग किया। उनको हर दिवाली में अपने यहाँ पे रहता है कि दिवाली में सबका खाता क्लियर होना चाहिए। वो टाइम में हमने पहला एक राउंड किया, दूसरा ये साल में किसको क्लियर करना है, सेकंड में राउंड में किसको क्लियर करना है। हेलो, हाँ बोलिए। सर आप कंटिन्यू करिए सर। हाँ, तो वो हमने क्या किया, दिवाली के टाइम में सब लोग आने के बाद में उनके साथ बातचीत की और हमने सीधा उनको समझाया कि हमने ऐसा किया तो ये आपको ये फायदा होगा और मेरे को परेशानी है, मुझे जो पहले माल उधारी पर आता था वो आना बंद हो गया है, तो वो हिसाब से आपको रोकड़े में लेना पड़ेगा। रोकड़े में लेंगे तो आप कहाँ से कैपिटल एडजस्ट करेंगे, वो भी उनको सलाह दिया। बहुत सारे लोगों को बैंक में ज्वाइन करके दिया, बैंक के लोन में मिलने के लिए बैंक लोगों के साथ टाइप किया और उनको लोन मिला के दिया और वो सब चक्कर चला के उनको लाइन पर लाया बराबर। 3 साल लगे मुझे पूरा क्लियर होने को। 4,500 किलो उधार था। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सोमे भाई की तरफ से है, तो मैं उनको अनम्यूट करूंगा तो वो आपसे खुद ही क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ पूछिए। हाँ जी सोमे भाई, आपकी आवाज अब सब लोग सुन रहे हैं, तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं राजेंद्र जी को। सर नमस्कार सर, आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे मुझे कि जैसे कि क्रेडिट में, जैसे आपने आज से बहुत टाइम पहले क्रेडिट के अंदर मतलब आपने जो कंट्रोलेबल करा उसके अंदर आपका बहुत अच्छा पॉइंट था ये कि अपने को क्रेडिट में तो 100% अपने को रोक लगानी पड़ेगी, ये आपकी बात बहुत वाजिब है। बट सर मेरे को ये लगता है कि आपसे ही पूछने का मतलब था, जैसे आपने अपॉर्चुनिटीज क्या लगती है, जैसे ये डिप आई है मार्केट के अंदर, एक मतलब लो की डिप आई है, तो आपको क्या लगता है जिसके पास कैश इन हैंड होगा, जैसा आपने कहा कि जिसके पास कैश इन हैंड होगा या सिल्वर इंडस्ट्री के जिसपे सिल्वर होगा, तो उसके पास क्या नई नई अपॉर्चुनिटी आपको लगता है कि सिल्वर इंडस्ट्री के अंदर आ सकती है? अपॉर्चुनिटी तो देखिए, अभी आपके खेमे में कितने कस्टमर हैं, ठीक, आपके बास्केट में कितने कस्टमर हैं? ठीक है सर। मेरा कहने का मतलब ये है भाई साहब आपसे कि जैसे आज एक इंडिया का ट्रेड देखिए आप, आज से कोरोना आने से पहले अगर आप जो है बच्चे की शादी में 20 लाख 30 लाख 50 लाख या करोड़ों लगाते थे, बिल्कुल, तो उसमें गैदरिंग के हिसाब से खर्चा हो जाता था। भाई कोरोना के बाद में मेरी जो सोच है, हो सकता है गलत हो, कि वो गैदरिंग किसी भी तरीके से, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे सामाजिक रूप से हो, वो अब गैदरिंग हजारों की रहने की ही नहीं, वो 100-200 की गैदरिंग आ जाएगी, मेरी सोच है। हाँ सही है आपका सोच ये है कि हो सकता है वो गैदरिंग कमती की आ जाए, तो उस खर्चे को बाप को अगर 1 लाख रुपया खर्च करना था या 1 करोड़ खर्च करना था, तो वो जो है खर्च तो करेगा ही। तो मुझे लगता है कि शायद वो जो है ज्वेलरी बेस पे करेगा, ज्वेलरी इंडस्ट्री में दोस्तों की बूम आ सकता है, मुझको लगता है। हमने वो टाइप से आप सब लोग हैं, सब मिलके उसके ऊपर फोकस करके जो ज्वेलरी है इसमें से जो फायदे, कौन सी भी चीज लेंगे अपने को डिप्रिसिएशन आता है, कीमत कम हो जाती है। ज्वेलरी लेने के बाद में एप्रिसिएशन कैसा मिलता है? बिल्कुल। ये ऐसी जो वीडियो जा रही, जैसा रोज का अंडे संडे हो या मंडे जैसा एडवर्टाइज था हीरा सदा के लिए, ये जो एडवर्टाइज था वैसा एडवर्टाइज हम लोगों ने करके ज्वेलरी के बारे में फायदे में कैसा रहते हैं इसके बारे में अपन अपना टीम बना के, पूरा फिल्म्स बना के, सब अपना जितने जरूरी है उतने अपन एडवर्टाइज करते जाएंगे, तो लोगों के जैसा। ये देखिए, किसी ने कैडबरी वाले ने कुछ ना कुछ तो किया करके, हम तो पहले लेते नहीं थे, कोको कोला हम तो पीते नहीं थे, तो हम पीना चालू किया। क्यों चालू किया? देख के हम चालू किया। तो हमने अपना जो रट्टा मारने का है, जो सच्चे में फायदा है, ज्वेलरी लेने में सच्चे में फायदा है। अभी तो ये हॉलमार्क करने से तो कोई ये फंसने का कोई चांस ही नहीं रहा है। तो वो हिसाब से हमने अपने धंधे के ऊपर अपना जो प्लस पॉइंट है उसके ऊपर ही फोकस करके छोटा फिल्म बना के जितना मार्केट में पर्कुलेट करते जाएंगे, हमने हमारा बच्चा नीरजन को बता दिया ये चीज, तो जितना पर्कुलेट करेंगे मार्केट के अंदर उतना क्या होएगा, कस्टमर के दिमाग में हावी हो जाएगा कि अपना ये बोले तो मराठी में हाउस बोलते हैं, यानी अपना एंजॉयमेंट भी हो जाएगा, ज्वेलरी पहनने का जो भी रहता है जज्बा वो भी पूरा हो जाएगा और सेविंग भी हो जाएगा। बाकी का जो खर्चा करेंगे उसको रिटर्न आने वाला नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि जो आपकी ने शुरुआत में कही कि भाई 70 में आपने शुरू करा और एकदम से कुछ डाउन आया, या किसी भी तरीके से जो आपदाएं आती हैं देश में उससे डाउन आता है ना, तो
उसकी पॉजिटिविटी भी देखनी चाहिए। कभी कोई हो सकता है पॉजिटिविटी मिल जाए। मैं ये सोचता हूँ कि इसकी पॉजिटिव नेगेटिव अगर आदमी सोचता ही रहेगा तो वो तो डेफिनेशन में चला जाएगा, मेरी सोच है। इसलिए हमको क्या बाबूजी इसके तीन लोगों से बचना है। इसमें बेनिफिट ये लगता है कि जो वो खाने में, डेकोरेशन में या किसी चीज में खर्चा करता था, उसका बदले में वो उसको मीडिया को ज्वेलरी देगा। क्योंकि सबसे एक तो क्या है ना कि ज्वेलरी क्या है, आदमी परचेज नहीं करता, इन्वेस्ट करता है। सबसे बड़ा बेसिक ये फर्क है कि हिंदुस्तान में क्या है, ज्वेलरी इन्वेस्ट होती है, चाहे वो 10 रुपए से कर रहा है, चाहे 10,000 से कर रहा है, चाहे 10 लाख से कर रहा है। परफेक्ट। मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी ज्वेलरी इंडस्ट्री में बढ़ जाएगी। 100% बढ़ने वाला है। बट ऐसे में बढ़ेगा आपके हिसाब से मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन हम सब लोगों को उसके ऊपर प्रयास करना है, पूरा प्लान बनाना है, कैसे कैसे किया जा सकता है, एडवर्टाइज कैसा बनाने का है, कैसा दिखाने का है, कहाँ पे वायरल करना है। और ये क्या चीज रहता है भाई साहब कि हमने खाली सामने सब लोगों के दिमाग के ऊपर अपनी चीज हमेशा ऐसा फोकस करते रहना चाहिए, तो अपने को वो ये चीज अपने हासिल हो जाती है। हेलो। हाँ जी। थैंक यू सर। मैं विनती करूंगा सभी बिजनेसमैन से कि थोड़े क्वेश्चंस अपने शॉर्ट रखें, ताकि काफी लोग तो क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। हम थोड़ी देर बाद क्वेश्चन लेंगे भगीरथ सर का, और हम लेंगे सिमरन ज्वेलर्स का। फिलहाल हम लेंगे हार्दिक ज्वेलर्स का क्वेश्चन। सर वो खुद ही अपना क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। ओके जी। हेलो। हाँ नमस्ते जी। नमस्कार सर। पहले तो मैं दशरथ सिल्वर वालों का थैंक यू करना चाहूंगा कि उन्होंने सबको मोटिवेट करने के लिए मीटिंग करी है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर शॉर्ट में मेरा ये है कि मान लीजिए कि जैसे मैं आपका व्यापारी हूँ, राजेश सिल्वर का। ओके। मेरे पास जो हर व्यापारी के दिमाग में इस टाइम क्वेश्चन चल रहा है, देखिए नगद पे काम सब करना चाहते हैं, होलसेलर भी, B2B भी, B2C भी, सब नगद के लिए ही बने हैं। पर क्योंकि एक सिस्टम ऐसा चल रहा है तो वो चली जा रहा है। अब आप समझिए कि मेरे पास मान लीजिए 100 कस्टमर हैं। अब उसमें से 25 कस्टमर ऐसे हैं जो कि पेमेंट अच्छी नहीं करते हैं, पर फिर भी उनसे हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं। 50 कस्टमर ऐसे हैं जो माल ले जाने के बाद टाइम से हमें पेमेंट देते हैं हमारी। और 25 ग्राहक ऐसे हैं जिनको हम बिल्कुल पर क्योंकि हमारी उधार फंसी हुई है, हम उन्हें नहीं छोड़ पा रहे। अगर हम आज की डेट में अपने बिजनेस को स्विच ओवर करना चाहेंगे तो हमारे को, हम दो नाव में पैर रखकर तो नहीं चल सकते कि इसको देंगे और इसको नहीं देंगे। क्योंकि उसमें डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। अगर आपने जब भी स्विच ओवर करा था अपने काम को, तो आपने सबको एक थाली में तोला था या अलग अलग थाली में तोला था? पहला क्वेश्चन। सेकेंडली, जब हम स्विच ओवर करेंगे तो उससे हमारे फर्म को हो सकता है कि कुछ नुकसान हो जाए, क्योंकि जो पार्टियां हमारी अच्छी हैं, जो हमारे को पेमेंट टाइम पे दे रही है, ठीक है, आज क्राइसिस आया है, वो हमारी पेमेंट नहीं दे पा रही हैं, या हम उनसे मांग भी नहीं रहे, और शायद मांगे तो वो दे भी दे, तो हम उनको वो हो सकता है हमारी पार्टियां हमारे से स्विच ओवर करके दूसरी पार्टी पे चली जाए कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा करा, जबकि हम तो इनकी पेमेंट कभी पूरा करना ही नहीं चाहते थे। तो उस केस में हम अपने डिसीजन को कैसे लें कि हमें किससे काम करना है, किससे नहीं करना, या सबको एक थाली में तोलें? सर अभी मैं तीनों ऑप्शन के बारे में जो मेरा तजुर्बा है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। एक नंबर का जो है, अच्छे कस्टमर को पहले लेंगे। अपने को डर रहता है कि अच्छे कस्टमर को अपन बोलेंगे कि हमको आपके साथ कैश में ही काम करना है, तो टूट जाएगा, क्या ये डर रहता है। तो उसको क्या करेंगे कि सस्ता लेने से उसको क्या बेनिफिट हो रहा है, वो उनको काउंसलिंग करके हमने उन लोगों को डाइवर्ट किया कि हमको देना ही है, कैश में ही देना है। तो इसमें हमारा अनुभव क्या आया कि वो उन लोगों का ईगो हर्ट हो गया। 50% व्यापारी टूट गए, 50% जुड़े रहे कि जो हमारे साथ कैश में काम कर रहे हैं। तो जो टूट गए, टूटने के पहले ही हमने सोचा कि ये 50% जो लोग टूट सकते हैं, तो समझ के चले कि आपके जितना कस्टमर टूटने वाले उनका बाइंग कितना होता है, और हमने और उसके लिए कितने कस्टमर जोड़ना चाहिए। तो वो दिमाग में रख के 5,25,000 ज्वेलर्स वाले हैं, कोई ना कोई किस न किस चीज से परेशान है, तो उन लोगों तक हमने पहुंचना चाहिए। जब पहुंचेंगे तब होगा। तो हमने क्या सोचा, एक सीधा एग्जांपल देता हूँ। जब प्याज का रेट बढ़ जाता है, तब वो जो चाट भेल बनाने वाला रहता है, वो प्याज की जगह गोभी पत्ता डाल देता है। माने किसी कस्टमर का बाइंग प्रोसेस में 10 किलो माल लेने का है, और वो जाके 2 किलो ही माल लेगा, क्योंकि हमने उसको बोला है कि रोकड़े में लेना है। तो कोई ना कोई चीज अपनी दुकान में ऐसी रहती है, हिसाब के कारण, क्वालिटी के कारण,
और नहीं तो कुछ ना कुछ की कारण की वजह से 2 किलो तो अपने से लेने वाला है। तो हमने सोचना है कि 10 किलो को मेकअप करने के लिए ऐसा 2-2 किलो वाले 5 कस्टमर ढूंढना है। होता क्या है, हमें खुद को ही बदलना नहीं है। क्यों? हमें टेंशन है, ये बंद करेंगे तो अपना धंधा नीचे आएगा। पहले मन को ठान लेना चाहिए, जैसे मैंने ठान लिया था कि मेरा धंधा नीचे कितना आता है उतना आएंगे, आने के बाद मैं पहले जितना आता उसे 10 गुना बढ़ा के दिखाऊंगा। नहीं तो आज इतना 15,000 कस्टमर होता ही नहीं। क्यों हुआ? क्योंकि हमने 300-400 लोगों के अंदर हम जो फंसे थे, दे दे के वो हम बाहर नहीं निकल सकते थे। सोच बदला तो एक काम हो गया, जो अच्छे लोग हैं। 2 नंबर का कि 50-50 और 3 नंबर का खराब है। तो हमने 2 नंबर वालों को क्या किया कि पहले ही बता दिया कि एक पेमेंट हमारे को माल आपको देने के बाद में हमको पेमेंट 15 दिन में दिया तो ये हिसाब लगता है, 1 महीना में दिया ये हिसाब लगता है, 1.5 महीने में दिया तो ये हिसाब लगता है। और हम लोग क्या होते हैं भाई साहब, बोलते खाली है, उसके ऊपर हिसाब किताब जोड़ते नहीं। तो हमने क्या किया, 1% बढ़ा के 15 दिन के बाद 17वां दिन आ गया तो हमने वो खाली उसी ट्रांजिशन के ऊपर 1% बढ़ा के उसको बिल भेज दिया। तो उनको मालूम पड़ना चालू हो गया कि पहले वाला ये आदमी खाली खींचता था, खाता खींचता था, फिगर लिखता था, जल्दी दे दो चांदी, जल्दी दे दो, इतना बोलता था। क्योंकि हमारा स्टडी ही नहीं था, क्योंकि माल बिक रहा है, पैसा बढ़ रहा है, हम आनंद में थे। हमने क्या किया, हर कस्टमर का डेटा एनालिसिस किया कि कौन से कस्टमर को माल बेचने के बाद में कब पेमेंट आ रहा है, कितना मुनाफा हो रहा है, टर्नओवर कितना मिल रहा है और हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो हमने जो रेट पक्का किया वो 8 दिन के बाद 8 दिन में पेमेंट दिया तो ये, 15 दिन में दिया तो 1 महीना में दिया तो ये। तो उसको उसके ऊपर का एक वेस्टेज का चढ़ते जाने से वो क्या हो गया, वो वही हमारे पीछे लगा, ये जमा कर दिया है देखो, ये जमा कर दिया है देखो। सब लोगों के पास भाई सब चांदी है, हम लोगों ने उनको आदत डाला हुआ है कि उनको उधार दिया तो चलता है करके। क्योंकि आप सीधा देखिएगा, ज्वेलर्स वाला जो है वो कितना दफे माल बेचा तो उसका चांदी डबल हो जाता है। वो एक मीटिंग होने के बाद में आप कैलकुलेशन लगा के देख दीजिएगा। फिर उसको हमारे से उधार लेने की जरूरत क्या है? 20-20 साल से माल ले रहे हैं और फिर भी आज भी उधार ले रहे हैं, तो ये काहे का, किधर का हिसाब है? उनका माइंडसेट खराब नहीं है, अपना माइंडसेट सही नहीं है। माने हमने सोचा ही नहीं है कि किसी शख्स ने अपने से साल में 50 किलो माल दिया तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है और वो चांदी जा रहा है कहाँ पे। तो हमने उनको मैंने तो उनको मोटिवेट किया। और जो 3 नंबर का कैटेगरी उन्हें बताया था कि तो कुछ ना कुछ तो ये अपने डूबने वाला है। तो हमारा आज भी बहुत सारा चांदी इन लोगों के पास आने वाला है। लेकिन एक नियम है, हर महीने आदमी भेज के उनको रिक्वेस्ट करना, भाई साहब चांदी रहा है, जितना जितना होता है दे दो। कोई 5,000 देता है, कोई 10,000 देता है। आज भी 12 साल हो गए, अभी भी लोगों से आने का है, तो अपनी गलती थी। तो और ऐसे ही खींचते जाओगे तो ये फिगर बड़ा बड़ा होते जाने वाला है। क्योंकि पहले लोग जबान को कुछ तो इज्जत था, अब जाके क्या होता है, सीधा उल्टा बोल देते। आपने क्या कितना वेस्टेज लगाया हमको मालूम नहीं, क्या कितना टन चाहे मालूम नहीं, क्या ऐसा उल्टा बात अभी आजकल हो रहा है। पहले क्या होता है, लोग थोड़ा सा शर्मिंदा होते थे कि हमने आपको बोला था लेकिन नहीं दे सक रहे करके। आजकल का जमाना 10-12 साल में तो बहुत बदलाव आया है। तो इसलिए अपन ने अभी से सोच के 3 नंबर वाला बहुत प्रेम से पेमेंट मांगना है, जो आने का चांस बहुत कम है, और समझना है ये इतना साल तक का है, इतना वेस्टेज इतना गया करके। 2 नंबर वालों को टाइम स्पैन डालो, वो अपने आएंगे। 1 नंबर वालों को 1 सेकंड के अंदर बंद कर दो। मैंने जिसको कैश में पेमेंट आता है वो हमने किया था। जब सोचा उसी पहले दिवाली में हमने जो कैश में देने की जिनकी ताकत थी उन लोगों को उधार देना बंद किया और उनको बोला कि आप रोकड़े में लेंगे तो आप आगे जाके कंपटीशन कर सकते हैं, ये हम आपको ये भाव लगाएंगे, बहुत कॉम्पिटिटिव रेट लगाएंगे, ये भाव में ले लो और करो। और आगे जाके उनको भी हमने समझाया, ज्वेलर्स वालों को क्या समझाना है। तो ज्वेलर्स वालों को समझा तो उनके भी दिमाग में आ जाता है कि कितना माल बेचा तो हमारा कितना चांदी बढ़ रहा है, तो काम हो गया। तो ये हिसाब से मैंने हमारा पूरा बिजनेस पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, जीरो उधारी कर दिया। बोलिए जी सर, हमारे बहुत समय मर्यादा है, फिर भी हम 1-2 क्वेश्चन लेंगे आखिरी सर। तो पक्का। नेक्स्ट इंदौर से शैलेंद्र जैन जी आपसे प्रश्न पूछेंगे। हाँ जी, नमस्कार सर, शैलेंद्र जैन इंदौर से। सर हमारी उधारी है, इसको निकालने का क्या तरीका है? हमारी जो 25 साल से जो उधारी है, जो लोगों ने एफडीआं कर रखी है,
उस हाँ। उधारी को निकालने का क्या व्यवस्थित तरीका हो सकता है जिससे हमारा कस्टमर भी नहीं टूटे और हमारी पूंजी भी हमारे पास आ जाए? अभी क्या होता है, दोनों में से एक होने को चांस लगता है, लेकिन नहीं टूटे इसलिए हमने समझाना है कि कोई ऐसी ऐसी परिस्थिति अपने तैयार करना है कि हमने परिस्थिति तैयार की थी कि हमको जो माल आता था पहले लोगों से, हमने ऐसे ही बोल दिया कि भाई पहले माल आता था साइड पर, अभी साइड पर नहीं माल आ रहा है। और आपने मुझे आज तक, मैंने 25 साल तक आपको, आपका तो 25 साल हुआ है, मेरा तो 25 साल हुआ नहीं था, इतने दिन से हमने आपको सहयोग किया, आप अभी हमको सहयोग करना पड़ेगा, ऐसा हक से बोलना पड़ेगा। तो उसमें अंदर अच्छा कौन है बुरा कौन है वो भी मालूम पड़ जाता है। और उन लोगों ने जिन्होंने लेट करना था 1 साल 1.5 साल में उन्होंने चांदी क्लियर किया, और जो कैश वाले लोग थे उन्होंने उसी दिवाली में हमारा चांदी क्लियर हो गया था। और जो ब्लॉक करने वाले हैं वो तो रहने वाला है, अब भी रहेगा, 10 साल के बाद वो ये सोचेंगे 10 साल के बाद भी रहने वाला है, 20 साल के बाद भी रहने वाला है। तो वो गलती अपना, वो वाला गलती है 3 नंबर वाला, जो हमने इसके पहले के क्वेश्चन में जवाब दिया था। ओके सर, और ये एक धंधा कम नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या होता है अपन पैनिक में आ जाते हैं, ये बंद हो गया तो माल किधर बेचेंगे। तो हमने देखना है कि 5,25,000 ज्वेलर्स की दुकान इंडिया के अंदर है, ये चीज सोचना है, ये हम सोचते नहीं है। ओके थैंक यू। थैंक यू शैलेंद्र जी। अगला क्वेश्चन सर आपसे मनोज कुंदीर पूछेंगे, तो मैं उनको अनम्यूट करूंगा। चलेगा। मनोज जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मनोज भाई, बोलिए। राजेश जी, जो आपने यहाँ चांदी में सबको बताया है वो फेयर एंड फैक्ट्स है, और इसमें किसी भी व्यक्ति का जो बदलाव है, पहली बात तो ये है कि वो उसकी इच्छा शक्ति से आ सकता है, किसी के पास इसके लिए कोई फॉर्मुलेशन नहीं है, ना। है ना। और आपने बहुत अच्छी सोच, और वो सोच के लिए जब हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। और दूसरा मेरा आपसे, जो मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ, मेरा क्वेश्चन आपसे सर ये है, अभी जो मुद्दा है वो आएगा कि हम अपनी सेल्स को कैसे प्रमोट करेंगे। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग के चांदी के 3 बड़े हब हैं, मुंबई, राजकोट और साथ में आगरा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ अच्छे मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएट हो गए उसके साथ में कुछ सिल्वर को प्रमोट करें, क्योंकि आने वाला जो समय है भले ही वो गोल्ड के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन मेरा अपना प्रेडिक्शन ये कहता है कि चांदी के लिए जो अगले 10 साल है वो गोल्डन टाइम है, बहुत गोल्डन टाइम है, और पॉजिटिव वे के साथ है। इसमें फैशन ज्वेलरी या बहुत सारी ऐसी चीजें आगे आने वाले टाइम में एड ऑन होने वाली हैं, और ग्राहक का चांदी की तरफ इतना रुझान परचेजिंग की तरफ बढ़ने वाला है कि हमारा बिजनेस कई गुना बढ़ने वाला है। ऐसा मेरी सोच है, मतलब मेरे हिसाब से मैं अगले 10 साल को चांदी के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट जो है डेवलप होता हुआ देख रहा हूँ अपने हिसाब से, जो फैशन ज्वेलरी भी के रूप में भी शायद इंडिया के अंदर डेवलप होगा। तो इसमें मेरे आपने जी सर बताएं। तो आपने जो जजमेंट किया है एकदम परफेक्ट जजमेंट है आपका, और बहुत ही पॉजिटिव आप अप्रोच है आपका, तो कांग्रेचुलेशंस, ऐसा ही आपका हौसला बढ़ा के रखिएगा। आपने जो सुझाव दिया ये हम दिलीप भाई के साथ, राजू भाई के साथ, और पूरा अपने सेलम वाला है, बॉम्बे वाले हैं, सब लोगों के साथ डिस्कस करके हमने जैसा बोला कि छोटा छोटा क्लिप बना के हम भेजेंगे, तो लोगों को जैसा कैडबरी वाले ने किया है, कोको कोला वाले ने किया, एडवर्टाइज करके लोगों के दिमाग के ऊपर हावी होके उनका गले में मार दिया, वैसा चांदी मारना नहीं है, चांदी उनको इन्वेस्ट करने के लिए प्रमोशन करना सर है। जैसे बहुत अच्छा सुझाव सर जैसे डायमंड के लिए आता था डायमंड फॉरएवर, उसमें डायमंड फॉरएवर एक संस्था बनाई गई थी जो हीरे को प्रमोट कर रही थी। अगर चांदी को हीरा सदा के लिए अगर हम चांदी को इस फॉर्मेट में करें कि चांदी इन्वेस्टमेंट भी है और श्रृंगार भी है, मतलब फैशन ज्वेलरी की तरफ इसको हम ले जाएं, तो मैं मानता हूं कि चांदी के अंदर जो रिटेलर है उसको भी एक ह्यूज मार्जिन मिलेगा, एक होलसेलर का भी जो प्रॉफिट है वो केवल 2% पे धंधा नहीं कर पाएगा, फैशन ज्वेलरी में रुपीज में आ जाता है मार्जिन, और जो मार्जिन हर किसी का इंक्रीज कर आता है। तो मैं मानता हूं कि अगर हम इसको फैशन ज्वेलरी की तरफ किसी तरीके से इसको ले जाए, पूरा एक संगठन बना के अपने अच्छे इंडस्ट्रीज के साथ में, तो मुझे लगता है कि सब लोग, अकेला बंदा कोई एक नहीं कर पाएगा, लेकिन जो बड़ी हमारी चांदी में मैं मानता हूं कम से कम 30 से 40 यूनिट ऐसी हैं जिनमें डीएस से एक बहुत अच्छा नाम है, आप है, आरके सिल्वर है, चाहे आपका अभी जैन साहब भी इसमें जुड़े हुए हैं, जैन पायल है, और आपका सीबी है, ये सभी लोग बड़े ब्रांड हैं जो लोग क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, जिन्होंने आज तक अपने प्रोडक्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो अगर ऐसा आप लोगों का एक संगठन करना है, ये बहुत अच्छा सुझाव है,
तो वो हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे सबके साथ, और ये एप्लीकेशन में लाने के लिए बहुत कोशिश करेंगे। और वो अपन अपने आपकी सोच है इसे ही बरकरार रखिए, अपना ये चांदी का धंधा बढ़ने वाला ही है जी। थैंक यू सो मच। हम आखिरी कुछ क्वेश्चंस लेंगे सर, अगर आपके यस 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 यस, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। और अगेन इतने सारे क्वेश्चन सर आ चुके हैं, मैं सबसे विनती करूंगा आपका प्रश्न हो उतना। मेरा नंबर नोट करना 7350878787 7350878787। बिल्कुल सर। और मैं कहना चाहूँगा चैट में भी काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो वो भी क्वेश्चंस हम सर को कन्वे कर देंगे। फिलहाल सर आपसे एक और व्यापारी बिजनेस क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, मैं उनको अनम्यूट करूंगा। हाँ हाँ हाँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूजर नेम 68430493। हाँ जी, हेलो, शायद हाँ जी, यूजर नेम 68430493, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको अनम्यूट कर दिया है हमने। ठीक है, वो हमसे नहीं जुड़ पा रहे, तो हम अगला क्वेश्चन हाँ। एक ही सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने वाले हैं मिस्टर विनय अग्रवाल, तो उनसे विनती है कि वो अपना क्वेश्चन कहें। मिस्टर विनय अग्रवाल। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते जी विनय जी। हाँ, सबको धन्यवाद जो इतनी अच्छी सोच के लिए। और ये बात ठीक है कि बड़े एसोसिएट्स अगर इसको सिल्वर को प्रमोट करते हैं कि सिल्वर भी ये यूजफुल है, इसको ज्वेलरी के रूप में भी प्लस आरोग्य के साथ भी, जैसे चांदी पैर में पहनते हैं तो ये फायदा है ना। और इसको इसके साथ हम इसका यूटेंसिल्स बर्तन यूज करते हैं, तो ये एक एडवर्टीजमेंट का फर्क तो पब्लिक में जाता है, इससे बिजनेस में फर्क तो आता है। तो हम अपनी ये पॉइंट रखना चाहेंगे कि इसको, क्योंकि लोगों के दिमाग में आ जाता है कि ये इससे हमको ये फायदा है और इससे सेहत का भी फायदा है, तो वो घर को सजाने में भी, वस्तु के हिसाब से भी और आरोग्य के हिसाब से भी, और ज्वेलरी है ही है, इन्वेस्टमेंट भी। और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी, हाँ, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी। इतनी सी बात है। हाँ हाँ, थैंक यू। नहीं, अच्छी बात है, ओके जी, सही है, सही सोच है सर। और काफी क्वेश्चन, एक सिमरन ज्वेलर का क्वेश्चन है कि सर अगर हम कैश पे माल सेल करेंगे तो लोग वो दूसरे शोरूम्स पे चले जाएंगे, कॉम्पिटिटर्स के पास, उस केस में क्या? हाँ, अच्छा है ना, अच्छा है ना, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। उनको जाने दीजिएगा, अपने माल के ऊपर अपना विश्वास होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का माल अपना। और हमने क्या किया, पहले जो क्वालिटी आता था उसके फोकस नहीं करते थे। जब हमने कैश पे जाने का सोचा, तब हमने हमारी क्वालिटी के ऊपर इतना ध्यान दिया कि कस्टमर जब दूसरी दुकान से माल लाएगा तो उसने सोचना है कि यार पहले वाला ये माल अच्छा था, ये माल बेचना चाहिए, ऐसा वो सोच के हमारे साथ ही वापस आके जुड़ गया। ध्यान में है कि क्वालिटी के ऊपर फोकस होगा। बाहर जितना कस्टमर जाके घूम के आएगा, उसको अपन जितना काहे में वैरायटी में जीत सकते हैं। क्वालिटी में जितना क्वालिटी बेहतरीन देने का जमेगा, उतना क्वालिटी विनम्र सेवा देंगे कस्टमर के साथ। अपन इतना मेल जोल रखेंगे तो उसको उसका दुकान माने अपना दुकान सोच के काम करेंगे, तो वो अपने में मेल जोल हो जाएगा। तो ये सब इतना अच्छा सर्विसेज देंगे और एक्यूरेसी में देंगे, तो वो कस्टमर बाहर जाके अपने पास वापस आता है। ये मेरा इतने सालों का तजुर्बा है। बहुत सारे कस्टमर गए, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में वापस आ गए। हमने क्या किया, गए करके उनके साथ बात करना बंद नहीं किया, हर महीने उनको कांटेक्ट में रखा और बोला कि ये नया वैरायटी है, कुछ होना है तो बताओ जी, हम सेवा के लिए हाजिर है, लेकिन हमारा कंडीशन ऐसा है। तो आज भी पापा के कस्टमर 1970 में पापा फर्स्ट टाइम जिन लोगों को माल दिए था, वो भी कस्टमर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस चीज का भले कितने नए कस्टमर कितने हो गए, वो बहुत हो गए, 15,000 प्लस हो गए, लेकिन 1970 वाले पापा के कस्टमर भी आज हमारे साथ है। यह हमारे लिए स्वाभिमान की बात है, अभिमान की बात है। तो क्वालिटी के ऊपर फोकस करो, कस्टमर जाने दो बाहर, क्या प्रॉब्लम नहीं है, वो आए, वो कस्टमर वापस आएंगे, ऐसा अपन तैयार रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। एक आखिरी क्वेश्चन लेंगे हम। हाँ और बाकी क्वेश्चन सर हम बिल्कुल चैट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन, सुनील सर ने क्वेश्चन पूछा है, संजय सर ने पूछा, वो सारे क्वेश्चन हम राजेंद्र जी को बाद में कर देंगे। अभी सर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे मिस्टर SK गांधी।
नमस्ते जी। सर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी। हेलो मिस्टर एस के गांधी, आप सुन सकते हैं हमें? जी, कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से शायद वो मैं क्वेश्चन नहीं उनसे जुड़ नहीं पा रहे। ठीक ठीक। सर हम एक आखिरी क्वेश्चन चैट बॉक्स से ले लेंगे। हाँ जी। सर एक टेक्निकल क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट प्योरिटी इन सिल्वर एंड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हॉल मार्किंग इन सिल्वर ज्वेलरी एज इट इज इन गोल्ड, सो वी कैन ट्रस्ट फॉर आवर इंडस्ट्री एंड सेटिस्फाई कस्टमर। सर हॉल मार्किंग के ऊपर एक क्वेश्चन है। हाँ, तो अभी तो ये जो भी हमारा जितना कॉन्ट्रैक्ट है वैसा चांदी के ऊपर जैसा गोल्ड के लिए नियम बने हैं ऐसा चांदी के लिए कोई नियम नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी हम सब लोग कौन से अच्छे अच्छे टंच में कैसा दे सकते हैं वो हिसाब से प्रमोशन करना है, वो हिसाब से करना चाहिए। अभी तो नियम कुछ बना नहीं है तो इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, आजकल यूट्यूब पर हमने अपना चैनल बनाया हुआ है और सब अपने वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, तो और उनके भी क्वेश्चन उसके अंदर भी आ जाएंगे, क्या प्रॉब्लम नहीं है। और ये चांदी में अभी अभी तो कोई ऐसा हॉल मार्किंग का प्रॉब्लम नहीं आया है, अभी नॉर्मल जो चल रहा है ऐसा। लेकिन हम सब लोग अच्छा टंच का ही रखेंगे। सर मिस्टर एस के गांधी हमसे जुड़ गए, एक लास्ट क्वेश्चन सर ले लेंगे उनसे, मिस्टर हाँ जी, संजीव हाँ गांधी जी, से। पक्का पक्का। जी संजीव गांधी सर, आपका हाँ, क्वेश्चन। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते जी, संजू भाई नमस्ते। नमस्ते सर। सर ये लॉकडाउन के बाद जो बाजार खुलेगा उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है आज होलसेल में भी, जो होलसेल में माल खरीदता है बल्क क्वांटिटी में उनके भी रेट एक से रहते हैं, जो कम क्वांटिटी में खरीदता है उनके भी एक से रेट रहते हैं, जिसके कारण कंपटीशन करने में दिक्कत जाती है। समझाइए प्लीज, मैंने मालूम नहीं पड़ा, प्लीज इलैबोरेट। जैसे सपोज करें जो 100 किलो चांदी का माल खरीदता है एक होलसेलर से, हाँ ओके, और कोई दूसरा 10 होलसेलर किलो लेता है, हाँ हाँ, मगर रेट एकदम सेम रहते हैं, तो अपन तो कस्टमर 10 किलो, मैं समझ गया, 10 किलो माल लेता है उसको भी 60 से माल आता है, और 100 किलो होता है उसको भी 60 से परचेसिंग होता है, बरोबर जी जी। तो उन्होंने कैसा कॉम्पीट करना है, बहुत आसान बात है। 10 किलो वाले में वैरायटी का लिमिटेशन आ जाता है, 100 किलो वाले में वैरायटी का लिमिटेशन और 10 गुना उसके पास वैरायटी ज्यादा रहेगी। तो हमने चांदी का कैपिटल कतई कम नहीं करके बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, रेट उसका भी 60 से परचेस है, आपका भी 60 से परचेस है, वो 63 में बेच रहा है, आप भी 63 में बेच रहे, समझ के चलिए तो 61 में बेच रहे। तो जिसके पास माल ज्यादा है वो वैरायटी के बारे में ज्यादा कस्टमर को अच्छा कैटर कर सकता है, तो वैरायटी में आप जीत जाएंगे। जिसके पास ज्यादा क्वांटिटी रहे वो वैरायटी में जीत जाएगा, तो अच्छी बात है ना, क्या फर्क पड़ता है, सबका चलने वाला है। बहुत 5,25,000 लोग लेने वाले, टेंशन नहीं लेना। थैंक यू। हाँ जी, ओके ओके जी। लास्ट क्वेश्चन सर, एक आखिरी क्वेश्चन मिस्टर निर्मल जैन आपसे पूछना चाहेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। मिस्टर निर्मल जैन, उनको हाँ भी जी, अनम्यूट कर देंगे। नमस्ते जी, जैन भाई नमस्ते नमस्ते, बोलिए। हेलो। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। हेलो। हाँ सब मैं आगरा से बोल रहा हूँ, निर्मल जैन, जैन पायल से। हाँ मालूम पहले मिले हैं ना अपन, आए मेरी आपसे मुलाकात हो चुकी है। हाँ। पहले तो मैं आपको धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। डीएसए वालों को भी मैं बधाई देता हूँ कि आप इस तरह, तो इस व्यापार में मैं तो आपको गुरु मानता हूँ। आप जो बाजार में आप इस तरह से व्यापार करते हैं जी, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस व्यापार को नगद की तरफ ले जाना ही पड़ेगा। हेलो, आवाज, हाँ आवाज थोड़ा कट हो रहा है, बोलिए। हाँ, इस व्यापार को नगद में ले जाना ही पड़ेगा, उधार की पार्टी को बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो अच्छे दुकानदार है वो चाहते हैं कि हम नगद में व्यापार करें, और अच्छे व्यापारी भी चाहते हैं कि हम नगद में माल लें। तो इसलिए सब व्यापारियों, हाँ जी, आवाज नहीं आ रहा है।
निर्मल जी ने खुद को म्यूट कर दिया, वो अनम्यूट करेंगे तो उनको आवाज आएगा। हाँ अभी आवाज आ रहा है सर? आ रहा है। हाँ, तो हम सब लोगों को इस व्यापार को नगद की तरफ मुड़ना ही पड़ेगा जो आप कर रहे हैं। आप जैसा व्यापार हिंदुस्तान में सब व्यक्तियों को, बड़े व्यक्तियों को करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम जितने भी व्यापारी, हर व्यापारी, बड़ा व्यापारी वो है जो नगद में व्यापार करना ही चाहेगा। इसलिए इस पर पार्टी को हम सब लोगों को कसम खानी पड़ेगी कि हम उधार में अब काम नहीं करेंगे। आपने अपने व्यापार में जो ऊंचाइयों पर पहुंचे वो आपका कारण, ऊंचाई का कारण ही ये नगद है। उधार आपने जो बंद करा, और हम सब अच्छे व्यापारी ये चाहते ही हैं कि नगद में व्यापार, अच्छे लेने वाले भी नगद में चाहेंगे। तो यदि हम व्यापार को नगद में शुरू करेंगे, हमारा व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा ही। 100%। सब बड़े व्यापारी और चाहते भी, मेरी बहुत लोगों से बात हुई कि वो सब ये चाहते हैं कि हम नगद में व्यापार करें। अच्छा, अब इसमें क्या है कि उधार की जो लोग, अभी मेरी बात हुई जो सुन रहा था, मैं यूँ कहते हम उधार को कैसे वसूल करें, इसका एक तरीका मैं बताता हूँ। हेलो? हाँ जी। हेलो? हाँ जी, तो बोलिए। इसमें एक तरीका है, जो पुरानी उधार है, माने किसी की 20 किलो उधार है, ठीक, तो उसको क्या करेंगे कि हम साहब दिवाली तक इसको आप चुकती करिए, 18 करेंगे, फिर 16 करेंगे, आपको माल को धीरे धीरे आपका बैलेंस दिवाली तक हम कर देंगे। इसके बाद हमारा सब व्यापार नगद में ही होगा। इस तरह से इस पर पार्टी को खत्म करना पड़ेगा। एक साथ कोई चाहे कि बंद हो जाए नगद, वो नहीं होगा। धीरे धीरे उस रकम को खींच कर नए व्यापारी को एक भी उधार नहीं देंगे, पुराने व्यापारी को धीरे धीरे रकम खींचेंगे और फिर हम उसके बाद उधार बंद कर देंगे। इस तरह से व्यापार को करना पड़ेगा। एक साथ व्यापार करने में रकम भी डूब जाएगी और वो व्यापारी आपके यहाँ से छोड़ के भी चले जाएगा। सही है। हेलो? हाँ सही है। तो आपके कदम, आपके नक्शे कदम पर ही सबको चलना पड़ेगा। आप एक आदर्श व्यापारी हो, आपके उस पथों पर ही चलकर इस हिंदुस्तान के व्यापार आगे बढ़ सकता है। और आपको अपनी क्वालिटी पे ध्यान रखना पड़ेगा, अपने व्यापार की क्वालिटी, क्वांटिटी सब सुधारनी पड़ेगी, सच्चाई पर व्यापार। एक और बात बताता हूँ, इस सर्राफे के व्यापार में सबसे बड़ी हमारा अविश्वास क्यों पैदा हुआ कि हम लोगों ने, बहुत व्यापारी, मैं सबकी नहीं कहता हूँ, कुछ व्यापारियों ने अपना मुनाफे को इतना रख रखा है कि आदमी माल ले आता 5,000 का, उसका बिकता है 2,500 का। नहीं, इस व्यापार को हमें एक लिमिटेड उसमें करना चाहिए कि हमको इतना मुनाफा खाना है, उससे जो माल बिकने आए उसकी भी उसे रकम अच्छी मिले। तो हमको बहुत ईमानदारी से, जो ईमानदार व्यापारी होंगे उनके व्यापार में कोई कमी नहीं आएगी। ईमानदारी की तरफ आगे बढ़िए और व्यापार में आपके में कोई कमी नहीं आ सकती है। इसलिए सबसे पहला व्यापार का एक ही उसूल बना लीजिए, ईमानदारी से ही व्यापार हम करेंगे, आपके व्यापार में कभी कोई कमी नहीं आएगी। आप व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगा। पक्का। और तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं जो आपने, और मैं तो चाहता हूं आप महीने में, 2 महीने में इस तरह के एक जून के द्वारा इस तरह के आप आयोजन को करते रहिए। अच्छी बात है। अभी क्या है, सब लोगों को मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि देखिए, उधार बंद करने से थोड़ा पहले लगेगा अपने को सेल कम हो जाएगा, सेल कम होने वाले समझ के चलो। तो फिर अपने को खाली ये करना है कि अपने को कितना व्यापारियों, नए व्यापारियों को अपने अपने टीम में लेना है, ये सोच के आपने वो हिसाब से आपकी चाल रखनी है। तो अपना बिजनेस समझ 6 महीने तक बैकलॉग आ जाएगा, 1 साल तक आएगा, लेकिन आगे जाके उसको बहुत अच्छी तरह से फलना फूलना है, बढ़ना है किसी भी हालत में। तो वो अपना नजरिया कैसा है उसके बारे में, वो डिपेंड, उसके ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। एक दर पे ठान लीजिएगा, जैसा निर्मल भाई ने बताया, वो ठान लीजिएगा कि हमको किसी भी हालत में ऐसा ही व्यापार करना है, तो हो जाता है काम, और हम उसकी अच्छी मिसाल है। हाँ जी, बोलिए। जी, थैंक यू सो मच राजेंद्र जी। और बहुत खुशी की बात है कि इस वेबिनार के अंत तक इतने सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मुझे सॉरी कहना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में हैं और हम उन सबको समय मर्यादा के चलते नहीं ले पाएंगे। अब मैं सीधा रिक्वेस्ट करूंगा डायरेक्टर ऑफ डीएसए, जो कि यंग एंड एनर्जेटिक, जिनका ये ब्रेन चाइल्ड था ये वेबिनार करने का, और जो डीएसए में काफी टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं और काफी भी इंप्रूवमेंट्स ला रहे हैं, काफी इनोवेशन कर रहे हैं, मिस्टर दिशांत गोस्वामी का मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स करें। दिशा जी, आपको अनम्यूट कर दिया गया यहाँ से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, राजेंद्र सर। नमस्ते। नमस्ते।
नॉलेज शेयरिंग से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, नया नया टेक्निक मिला, और सबसे मेन जो एक पॉइंट अपने को सीखने को मिला कि उधार का फायदा एक है और नुकसान अनेक है इससे। हाँ। और मैं आशा रखता हूँ कि अपने जो भी टीम मेंबर थे 220 लोग करे प्लस थे, तो और कुछ नया टॉपिक हो तो हमको ये कमेंट में या तो चैट बॉक्स में दे देना, तो हम उस पे आगे डिस्कस कर सकते क्या कैसे और सेमिनार बन करने हैं। थैंक यू सो मच। हेलो। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सर। 3P काम करना है, पैशन, प्लानिंग और परफेक्शन, बस 3 चीजों के ऊपर फोकस कीजिएगा। पैशनेट रहो, प्लानिंग बनाओ और परफेक्शन से काम करो, बस। हाँ, थैंक यू सर। मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करता हूं और डीएसए की तरफ से आप सबको खूब आप सबको शुभकामनाएं, और हम ऐसे आगे सेमिनार्स और वेबिनार्स करते रहेंगे आप सबके लिए। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपको कोई भी टॉपिक के लिए वेबिनार करना हो। और राजेंद्र जी आपका खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, थैंक यू।